अगेन आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। मेरा नाम है पंकज वैष्णव और आज के इस सेशन में हम मई सीरीज के करंट अफेयर को आगे बढ़ाते हुए 18 मई के सभी करंट अफेयर को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एक एक फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एक इन्फॉर्मेशन जो आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगा। ध्यान से सुनिएगा, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके अलावा अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो क्रेजी जी के ट्रिक के टेलीग्राम चैनल पर इवनिंग में 6 बजे तक आप इसकी पीडीएफ को कलेक्ट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आगे बढ़ेंगे। 18 मई के करंट अफेयर को डिस्कस करने से पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे की, जो कि हम रोज करते हैं। आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। सबसे पहला क्वेश्चन, दुनिया का पहला देश कौन सा है जिसने गर्भपात को संवैधानिक अधिकार दिया है? सेकेंड क्वेश्चन, किस राज्य के अंबाजी सफेद संगमरमर को जीआई टैग प्रदान किया गया? और किस राज्य सरकार द्वारा इंदिरा अम्मा आवास योजना की शुरुआत की गई? तीनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कमेंट में जरूर बताएं। शुरू करें। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए 18 मई के करंट अफेयर। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान? तो देखिए काफी सारी जीडीपी ग्रोथ के अनुमान इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बताए हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशन को स्पेशली नोट कीजिएगा। ये सबसे बड़ी संस्था है और इससे रिलेटेड डेटा पूछा जा सकता है। तो यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 6.9% तक रहने का अनुमान। आंसर सी हो। किसका डेटा है? यूनाइटेड नेशन, ठीक है ना। तो देखिए यूनाइटेड नेशन ने जनवरी 2024 में भी भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया था 2024 के लिए, लेकिन तब ये अनुमान 6.2% का लगाया गया था। अब यूनाइटेड नेशन ने इसमें वृद्धि की है 0.7 पॉइंट की या परसेंट, तो अब हो गया है जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.9। लेटेस्ट जो अनुमान है वही एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप 6.9% को अब याद रखिए। इसके अलावा देखिए 2025 के लिए भी भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, जो कि 6.6%। भारत में जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ जितनी ज्यादा है, भारत में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज्यादा आ रहा है, उसके कारण यूनाइटेड नेशन ने अपने अनुमान में बढ़ोतरी। 2024 का जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया गया 6.9% का और 2025 के लिए लगाया गया है 6.6। डन। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अदर जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया, तो उसमें आरबीआई ने 7% का अनुमान लगाया है 2024 के लिए। S&P ग्लोबल रेटिंग्स और मॉर्गन स्टैनली, इसने 6.8% रहने का अनुमान लगाया है 2024 में भारत की जीडीपी। इसके अलावा एशियाई विकास बैंक ने यह अनुमान 7% लगाया है और फिच रेटिंग्स ने यह अनुमान 7%। यूनाइटेड नेशन का अनुमान कितना है? 6.9%। डन। सेकेंड क्वेश्चन पर आई। इंडियन एयरफोर्स के द्वारा परीक्षण किए गए पोर्टेबल हॉस्पिटल का नाम। पोर्टेबल हॉस्पिटल की बात करें तो देखिए ऐसा हॉस्पिटल जिसमें हेल्थ के लिए जितने भी इक्विपमेंट्स चाहिए, जितनी भी दवाइयाँ चाहिए, जितनी भी चीज़ें चाहिए, वो सब होगा और इसे इजीली एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक कैरी किया। ये है पोर्टेबल हॉस्पिटल। अब इंडियन एयरफोर्स के द्वारा देखिए पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल का परीक्षण किया गया है जिसे नाम दिया गया है भीष्म। आंसर ए करेक्ट हो जाए। ये पोर्टेबल हॉस्पिटल है भीष्म। किस काम आएगा? तो भारत में देखिए हिमालय जैसे क्षेत्रों में, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में जब हमारी सेना युद्ध करती है, तो उस केस में जल्दी से जल्दी हेल्थ जो बेनिफिट है, हेल्थ जितना भी सामान है, जितनी भी आवश्यकता है, उनको उस स्थान तक पहुंचाना होता है। तो हेलीकॉप्टर के माध्यम से, विमान के माध्यम से इस पोर्टेबल हॉस्पिटल को उस पर्टिकुलर प्लेस तक अब पहुंचाया जाए। नाम क्या दिया गया? भीष्म। वैसे इस प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट इंडियन एयरफोर्स ने फरवरी 2022 में, ओके, और अब जाकर इसे पर्टिकुलर, उस वक्त एक टास्क फोर्स भी बनाया गया था इसके लिए, और अब इसका परीक्षण कर लिया गया है। ये पोर्टेबल हॉस्पिटल है जिसे नाम दिया गया भीष्म। डन। ठीक है। पोर्टेबल हॉस्पिटल अभी मैंने आपको बताया कि किस काम में आ सकता है। तो किसी भी प्राकृतिक आपदा, देखिए जरूरी नहीं है कि केवल वॉर की कंडीशन में ही हमारे सैनिकों को प्रॉब्लम होती हो
हिमालय जैसे क्षेत्रों में, दुर्गम क्षेत्र। हो सकता है प्राकृतिक आपदा में उनको हेल्थ आवश्यकताओं की जरूरत पड़े, उन्हें स्वास्थ्य संबंधी कोई भी इमरजेंसी चिकित्सा चाहिए, तो फिर उनके लिए वहां पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से, विमान के माध्यम से इस पर्टिकुलर पोर्टेबल हॉस्पिटल को पहुंचाया जा सकता है। क्या नाम दिया गया? भीष्म। इसका है इंडियन एयर। डन। आगे बढ़ने से पहले आपको आज का ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं मैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और काफी डिमांड आ रही थी स्टूडेंट की। मंथली करंट अफेयर की बुक का जो कंपाइलेशन है 2024 का, वो आज आपको ऑफर ऑफ द डे में अवेलेबल है ओनली 71 रुपीज। यहाँ पर देखिए 2024 अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है, तो हर मंथ के हिसाब से आपकी जो ई बुक है नेक्स्ट मंथ की, वो इसमें एड ऑन होती जाएगी 2024 दिसंबर। ओके, तो ई बुक का कंपाइलेशन है, आपको मंथली ई बुक मतलब 12 ई बुक मंथली यहाँ पर अवेलेबल होगी। देखिए इंग्लिश मीडियम के जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ये ई बुक कलेक्शन अलग से है, और इसके अलावा हिंदी मीडियम वालों के लिए ये ई बुक कलेक्शन अलग से है। दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है अलग अलग, ध्यान से देख लीजिएगा और फिर परचेस कीजिएगा कि आपको हिंदी में चाहिए या फिर ओके। दोनों की ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। 71 रुपीज में ये आज के लिए आपको ऑफर में अवेलेबल है मंथली करंट अफेयर। इसके अलावा देखिए लास्ट सेशन में मैंने आपको एसएससी का टारगेट बैच ऑफर ऑफ द डे में था। काफ़ी स्टूडेंट की डिमांड आ रही थी कि सर उसको एक दिन और एक्सटेंड किया जाए, तो आज भी वो ऑफर बना हुआ है एसएससी टारगेट बैच का 2024 के लिए, तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप आज भी उसे नॉमिनल चार्जेस में परचेस कर सकते हैं। कल का कोर्स ऑफ द डे या ऑफर ऑफ द डे आज भी वैलिड। डन। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन। इंटरनेशनल म्यूजियम डे किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया जाता है हर साल 18 मई। अब इंटरनेशनल म्यूजियम डे का उद्देश्य क्या? तो पूरे वर्ल्ड में म्यूजियम के प्रति लोगों को जागरूक करना, अवेयर करना। म्यूजियम में जो हिस्टोरिकल जितनी भी चीजें होती है उनके प्रति लोगों को जागरूक करना, इनके संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना, इस डे को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। ये इंटरनेशनल म्यूजियम डे है, हर साल 18 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 18 मई। सबसे पहली बार 1977 में इसकी शुरुआत की गई थी, इसके द्वारा इंटरनेशनल म्यूजियम काउंसिल के द्वारा, और तब से 1977 से हर साल इसे 18 मई को मनाया जा रहा है। अन्य डे अदर डे की बात करें जो कि मई मंथ में ही मनाए जाते हैं, देखिए रोज मैं आपको एक डे तो बता ही देता हूं, लेकिन इसके अलावा वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे 18 मई को मनाया जाता है, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 17 मई को, और इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट ये मनाया जाता है 16। ये डे वैसे मैंने आपको रनिंग में नहीं पढ़ाए, लेकिन इनको आप नोट कर लीजिएगा, हो सकता है ये भी हमसे में। आगे बढ़े। किस देश द्वारा ब्लू रेसिडेंसी वीजा लॉन्च किया? तो ब्लू रेसिडेंसी वीजा को लॉन्च किया है हाल ही में यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। अब ये वीजा क्या है? तो देखिए यूएई, ऐसे जितने भी लोग हैं वर्ल्ड में, जितने भी लोग हैं जो कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए काम करते हैं, पर्यावरण के संरक्षण के क्षेत्र में जिन्होंने काम किया, उनको 10 सालों के लिए ब्लू रेसिडेंसी वीजा अलॉट। कौन करेगा? यूएई का, संयुक्त अरब अमीरात। कितने साल के लिए? 10 सालों। ठीक है ना? जितने भी लोग हैं जो कि पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करते हैं, काम किया है, उनके योगदान को याद रखने के लिए 10 साल के लिए ब्लू रेसिडेंसी वीजा को घोषित है संयुक्त अरब अमीरात। वैसे इसके पहले 2019 में गोल्डन वीजा भी लॉन्च किया था संयुक्त अरब अमीरात ने। वो किस लिए था? तो वर्ल्ड में जितने भी साइंटिस्ट हैं, जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं या शोधकर्ता हम बोल लें ना, जो कि इनोवेशन के लिए काम करते छात्र हैं, उनके लिए 10 साल के लिए गोल्डन वीजा भी 2019 में यूएई लॉन्च कर, और अब इसने लॉन्च किया है ब्लू रेसिडेंसी वीजा, जो कि पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाले लोगों के लिए 10 साल के लिए जारी। यूएई के बारे में कैजुअली इंफॉर्मेशन आप सभी जानते हैं, मध्य पूर्व एशियाई देश है, अबू धाबी इसकी कैपिटल है,
और शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम इस देश के पीएम। WHO द्वारा प्री क्वालिफाइड TAK-003 किस बीमारी की वैक्सीन? तो WHO ने देखिए हाल ही में प्री क्वालिफाइड सर्टिफिकेट दिया है TAK-003 वैक्सीन को, जो कि डेंगू की वैक्सीन। डेंगू के बारे में लास्ट सेशन में भी हमने डिस्कस किया था, डेंगू डे की बात की। कब मनाया जाता है कमेंट में बताइए। तो डेंगू के लिए वर्ल्ड में ये दूसरी वैक्सीन है जिसे WHO ने अप्रूव। नाम क्या है? TAK-003। किसने लॉन्च की है, किसने विकसित की है? तो इसे विकसित किया है जापान। ठीक है ना। इस वैक्सीन के पहले, ठीक है, प्री क्वालिफिकेशन प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली वैक्सीन डेंगू के लिए फ्रांस की कंपनी के द्वारा बनाई गई थी TYD-TDV। ओके, ये वैक्सीन का नाम है TYD-TDV। ये पहली डेंगू की ऐसी वैक्सीन है जिसे WHO ने प्री क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। अब दूसरी ऐसी वैक्सीन जिसे प्री क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट WHO के द्वारा दिया गया TAK-003। इस वैक्सीन को जापान की एक कंपनी है तकीदा फार्मास्यूटिकल कंपनी, इसने विकसित। और ये टीका 6 से लेकर 16 साल तक के जो बच्चे, उनको डेंगू की कंडीशन में लगाया जाता है। ओके, अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये प्री क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, तो देखिए WHO ने इस सर्टिफिकेट की शुरुआत की थी 1987। यूनाइटेड नेशन की जितनी भी एजेंसियां हैं उनके लिए वैक्सीन की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए WHO ने इस प्रमाण पत्र को निकाला। इससे देखिए ये पता चलता है कि जो भी वैक्सीन WHO ने प्रमाणित की है उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट मानव बॉडी पे देखने को मिलेगा या मिला है, जो भी बीमारी से रिलेटेड वो वैक्सीन है ना। तो पॉजिटिव संकेत है कि भाई वो दवाई बहुत अच्छी है, वो वैक्सीन बहुत अच्छी है, जिसको WHO ने प्री क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। तो अब दिया गया ये सर्टिफिकेट किसको? ये दिया गया है TAK-003 वैक्सीन को, जो कि डेंगू की इस सर्टिफिकेट को प्राप्त करने वाली दूसरी वैक्सीन है और विकसित किया गया है जापान के। डेंगू के बारे में हमने जैसा कि लास्ट सेशन में बात की थी, डेंगू वायरस से होने वाला रोग है ना, जो कि एंडीज, मादा एंडीज मच्छर के काटने से फैलता है। जोड़ों में दर्द, बुखार आना, सिर दर्द, आंखों में दर्द, ये नॉर्मल लक्षण है डेंगू। पूरे वर्ल्ड में देखिए हर साल 100 से लेकर 400 मिलियन से अधिक मामले डेंगू के देखने को। ठीक है, मच्छरों से होने वाला जानलेवा रोग है, वायरस से होने वाली बीमारी, याद रखिए। दुनिया का पहला 6G डिवाइस किस देश ने लॉन्च किया? तो वर्ल्ड का पहला 6G डिवाइस को इंट्रोड्यूस किया है जापान से, डेवलप किया है। 6G डिवाइस दुनिया का पहला। ठीक है, 5G से, अगर 5G से कंपेयर करें तो 20 गुना तेजी से काम करता। दुनिया का पहला 6G डिवाइस जापान ने इसे हाल ही में लॉन्च किया। 300 फीट तक के एरिया में इंटरनेट के माध्यम से इस डिवाइस का यूज किया। और अगर इसकी स्पीड देखें तो 100 GB प्रति सेकेंड की स्पीड से डेटा को ट्रांसफर करने की क्षमता है इस 6G। किसने डेवलप किया? जापान। नाम नहीं दिया गया है अभी कुछ भी इस डिवाइस को, लेकिन जापान ने विकसित किया है वर्ल्ड का पहला 6G। इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर इंग्लैंड द्वारा किस टनल को भारत की सबसे ऊंची टनल घोषित? तो इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय, ब्रिटेन की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसने भारत की सैला टनल को भारत की सबसे ऊंची टनल घोषित। सैला टनल काफी सुर्खियों में रही है, अगर आपको याद हो तो नरेंद्र मोदी ने इसका इनॉग्रेशन किया था, काफी सुर्खियों में थी ये कुछ समय पहले। इंग्लैंड की इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने सैला सुरंग को भारत की सबसे ऊंची सुरंग घोषित किया है, जो कि भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में। अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन की सीमा पर सड़क, जो सीमा सड़क संगठन है, उसने इस सुरंग का निर्माण 2.59 किलोमीटर लंबी है और 13,000 फीट की ऊंचाई पर इस सुरंग का निर्माण। ठीक है, इंग्लैंड की इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर के अनुसार ये भारत की सबसे ऊंची, इस राज्य में अरुणाचल प्रदेश। निर्माण किसने किया? अभी मैंने आपको बताया, सीमा सड़क।
आईपीएस अधिकारी ए वाई वी कृष्णा और एन वेणुगोपाल को किस संगठन का एडिशनल डायरेक्टर नियुक्त? तो दोनों ही आईपीएस अधिकारी है, ए वाई वी कृष्णा और एन वेणुगोपाल। इन दोनों को ही एडिशनल डायरेक्टर बनाया गया है सीबीआई का। सीबीआई सेंट्रल बोर्ड ऑफ है ना। तो आईपीएस अधिकारी है ए वाई वी कृष्णा और एन वेणुगोपाल। दोनों को ही 6 अगस्त 2028 तक के लिए इनका कार्यकाल होगा। सीबीआई में अतिरिक्त निदेशक के पद पर इन्हें अपॉइंट, एडिशनल डायरेक्टर, ठीक है। इनमें से ए वाई वी कृष्णा की बात करें तो ये असम मेघालय कैडर के 1995 बैच के आईपीएस, और श्री वेणुगोपाल की बात करें तो ये 1995 के हिमाचल प्रदेश कैडर के आईपीएस। दोनों ही एडिशनल डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं सीबीआई की बात करें तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके लिए यूज किया जाता है, पिंजरे में बंद होता, इसे कहा जाता है सीबीआई। ये काफी एग्जाम में क्वेश्चन। ये केंद्र की प्रमुख जांच एजेंसी है, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है ये। 1 अप्रैल 1963 को इसकी स्थापना की गई थी, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, और प्रवीण सूद वर्तमान में इसके डायरेक्टर के पद। एडिशनल डायरेक्टर कौन बनाए गए? तो ए वाई वी कृष्णा और वेणु को, दोनों ही आईपीएस अधिकारी। आगे बढ़े। हाल ही में किस यूरोपीय देश में चुनाव सुधार विधेयक पर उठे विवाद के कारण इमरजेंसी डिक्लेयर की गई? तो ये यूरोपीय देश है फ्रांस। हाल ही में चुनाव से संबंधित एक विधायक को लेकर यहाँ पर एक पर्टिकुलर शहर में दंगे शुरू हो गए, कुछ लोग मारे गए, जिसके बाद फ्रांस ने अपने यहाँ पर इमरजेंसी डिक्लेयर। ये शहर है फ्रांस का न्यू कैलेडोनिया। यहाँ पर दंगे होने के कारण 5 लोगों की मृत्यु हुई है, काफी लोग घायल हुए हैं। तो फ्रांस की गवर्नमेंट ने क्या किया है कि यहाँ पर इमरजेंसी, ओके। ये विधेयक देखिए जो कि चुनाव से संबंधित है। तो देखिए न्यू कैलेडोनिया जो कि फ्रांस का एक शहर है, यहाँ पर इन्होंने क्या किया, विधेयक के माध्यम से कानून बना दिया कि उस क्षेत्र में 10 साल से ज्यादा अगर कोई भी रह रहा है तो उनको मतदान का अधिकार दे दिया उस क्षेत्र। अब काफी सारे लोग इस शहर में बाहर से आए हुए थे, तो यहाँ के जो स्थानीय नेता है उनमें इनसिक्योरिटी बनी, यार अगर बाहर के लोग वोट करेंगे तो शायद हमारी सत्ता चली जाए या हम चुनाव से बाहर हो जाए हारने। तो उन नेताओं के कारण इस क्षेत्र में क्या हुआ, दंगे शुरू हो गए, क्योंकि आप जानते हैं कैसी कंडीशन होती है। तो दंगे शुरू हुए जिसके कारण फ्रांस ने यहाँ पर इमरजेंसी। तो यूरोपीय देश फ्रांस ने चुनाव में या चुनाव से संबंधित विधेयक के संबंध में जो विवाद हुआ है उसके कारण अपने यहाँ पर इमरजेंसी, ठीक है। फ्रांस की बात करें, यूरोपीय देश है, कैपिटल है पेरिस, और प्रधानमंत्री है गैब्रियल एटल, यहाँ के प्रधानमंत्री। अगर नेबर कंट्री की बात करें तो देखिए ये है आपका यूरोप का मैप, ये है क्या, फ्रांस, पश्चिमी यूरोप में। नेबर कंट्री देखिए तो देखिए बेल्जियम, ठीक है, यह है लग्जमबर्ग, एक छोटा सा एरिया दिख रहा होगा, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली, और इधर से इसकी सीमा बनाते हैं फ्रांस की। कैपिटल क्या है? पेरिस। फ्रांस के दक्षिण में मेडिटेरियन सी देखने को मिल जाएगा, उत्तर में जाएंगे तो इंग्लिश चैनल देखने को मिल जाएगा, और पश्चिम में एक खाड़ी देखने को मिलती है बे ऑफ बिस्के, मतलब बिस्के की खाड़ी। किस देश के पश्चिम में है? तो फ्रांस, ठीक है। इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन, भारत मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह की 12वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारत और मंगोलिया के मध्य में इंडिया मंगोलिया जॉइंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग का आयोजन किया गया है उलान बटोर। ये मंगोलिया की कैपिटल, मंगोलिया जो कि उत्तरी एशियाई देश, इसकी कैपिटल है उलान बटोर, जहां पर भारत और मंगोलिया के मध्य में इंडिया मंगोलिया जॉइंट वर्किंग ग्रुप जो मीटिंग है इसका आयोजन। उद्देश्य की बात करें तो दोनों देखिए आयोजन कब से कब तक, 16 से लेकर 17 मई 2024 तक, 12वीं बैठक है। दोनों देशों के मध्य में रक्षा सहयोग पर वार्ता की गई, सांस्कृतिक कल्चरल सहयोग को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इन मुद्दों पर यहाँ पर बात की गई। केवल इतना याद रख लो, देखिए मंत्रालय मैंने आपको बता दिए हैं पर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इतना याद रख लो कि भारत और मंगोलिया के मध्य में संयुक्त कार्य समूह की
12वीं बैठक का आयोजन किया गया है 2024 में। आयोजन हुआ है मंगोलिया की कैपिटल उलान बटोर। डन। तो यहाँ पर 18 मई के सभी करंट अफेयर को हमने डिटेल में समझा। अब हम लास्ट डे के करंट अफेयर को एक बार यहाँ पर रिवाइज कर लें। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या था हमारा? सुनील छेत्री जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की, किस खेल से संबंधित? भारत के हैं, ये किस खेल से हैं? फुटबॉल। सुनील छेत्री, कल हमने बात की। पद्मश्री प्राप्तकर्ता लेखिका मालती जूली का हाल ही में निधन हो गया। इन्हें कब पद्मश्री दिया गया था? 2018। हिंदी और मराठी भाषा की साहित्यकार हैं मालती जूली, हाल ही में इनका निधन। फेडरेशन कप जो कि एथलीट प्रतियोगिता है 2024, इसमें पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में गोल्ड मेडल किसने जीता? ये है कौन? नीरज चोपड़ा। आगे बढ़े। सिक्किम राज्य का स्थापना दिवस 16 मई को मनाया जाता है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के अनुसार 2024 की जनवरी से लेकर मार्च तिमाही में भारत की बेरोजगारी दर कितने परसेंट रही? तो 6.7%। भारत और किस देश के मध्य अभ्यास तर्कश 2024 का आयोजन किया गया? तो भारत और अमेरिका के मध्य में अभ्यास तर्कश। सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग रिपोर्ट 2024 में भारत की कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पर है? तो 410वें नंबर पर है, लेकिन भारत की टॉप पर यूनिवर्सिटी है IIM अहमदाबाद। आंसर ए। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे 2024 की थीम क्या है? डिजिटल इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2024 में वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे। चर्चा में रहे रॉबर्ट फीको किस देश के पीएम? इन पर हमला हुआ था, गोलियां मारी गई है इनको। स्लोवाकिया के पीएम है जो कि। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या था? लास्ट ही है। चर्चा में रहा सरिस्का टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ये भारत के राजस्थान राज्य में स्थित सरिस्का टाइगर रिजर्व। अब क्वेश्चन ऑफ द डे, लास्ट डे के। तो छत्तीसगढ़ की एक खान की बात की थी, गेवरा खान, कोयले की खान है छत्तीसगढ़ राज्य में। थॉमस सुलियोक किस यूरोपीय देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए? तो ये हंगरी के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए थे, जो कि एक यूरोपीय देश है। किस राज्य द्वारा भारत का पहला सरकार समर्थित OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो ये OTT प्लेटफॉर्म जो कि सरकार समर्थित है, इसे लॉन्च किया है कुछ समय पहले केरल गवर्नमेंट। ओके, आंसर सभी ने सही किए हैं। अंकित मीणा ने भी बिल्कुल सही आंसर किया है। और साथ ही साथ मिड वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन और पूछा था कि मनिका बत्रा कहां से बिलोंग करती है? तो मनिका बत्रा बिलोंग करती है नई दिल्ली से। ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन थे जो कि लास्ट सेशन में मैंने आपसे पूछे थे। आज के सेशन में जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे उनका आंसर कमेंट में जरूर कीजिएगा। वीडियो आई होप आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा, पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करे बिना मत जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार आए हैं तो। ऑफर ऑफ द डे की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। SSC का टारगेट बैच भी आज भी आपके लिए अवेलेबल है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर क्लिक करके आप डायरेक्ट इसे बाय कर सकते। ओके, कल के सेशन में फिर मुलाकात करेंगे करंट अफेयर के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।